Hello, aspirants. Welcome to coaching classes by Ash. As promised, I am here with भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो सबसे पहले तो एवरीबडी वेलकम ऑन बोर्ड। अच्छा, अब जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में डिसाइड किया था कि हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट कई बार पढ़ाया हुआ है, रटा दिया था। बट सेक्शंस का अंतर है, चीज़ वही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि चीज़ बदल गई है इंडियन एविडेंस एक्ट, नहीं। वो कुछ कुछ सेक्शंस में कुछ कुछ चेंजेस हैं, बट अदरवाइज आपका अंदर का मटेरियल जनरल टर्म्स में बात करें तो सेम ही है। ठीक है, सेक्शंस पे आते हैं। सेक्शंस बिल्कुल बदले हैं, सेक्शंस सेम नहीं रह गए हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा जिन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम स्टार्ट किया है पढ़ना। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपके सामने ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है तो बेस्ट है कि आपने इंडियन एविडेंस एक्ट अगर नहीं पढ़ा था तो आपके लिए सारे सेक्शंस नए ही हैं, तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जैसा कि आपको पता है कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था और इंडियन एविडेंस एक्ट के बाद ये आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और चैप्टर 1 की बात करें, हम सीधे स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाल मटोल के। हाँ, देखिए, जैसे कि आपका इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस थे ना गाइज, सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस वही रहने हैं। इम्पोर्टेंट सेक्शंस नहीं बदलेंगे, इम्पोर्टेंट सेक्शंस के नंबर बदल गए हैं, है ना। यू पीपल कैन गेट ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि चीज इम्पोर्टेंट वही है, वही आपके लीडिंग क्वेश्चंस, वही टू टेस्ट द वेरासिटी, वही आपका कन्फेशन, एडमिशन, कस्टम, देन योर presumptions as to charts, maps, ये जितनी चीजें आप लोग को पढ़ाई थी, ये मतलब क्वेश्चंस वही हैं आपके, इम्पोर्टेंट सेक्शन बदल गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जो आपका सेक्शन नंबर 1 है, जो चैप्टर 1 है, वो प्रिलिमिनरी है। सेक्शन 1 कहता है कि इस एक्ट को हम कहेंगे क्या? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब दूसरी चीज कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोस्तों कहाँ पे लागू नहीं होता है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। एंड जो इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट। तो हमारा पहला एक्सेप्शन है ये, और हमारा दूसरा एक्सेप्शन है ये। ठीक, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे लागू नहीं होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जो कोर्ट में एफिडेविट्स दिए जाते हैं उन पे लागू नहीं होता है। तीसरी चीज कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल लागू होता है, यस। ठीक, नाउ इस अधिनियम में हमारे कोर्ट का मतलब क्या होगा, जो कि हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में डिफाइंड है। कोर्ट का मतलब है सारे जजेस, सारे मजिस्ट्रेट, हर व्यक्ति एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, क्योंकि ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे लागू नहीं होता, इसलिए ये आर्बिट्रेटर्स पे भी लागू नहीं होता। इसलिए इनके एक्सेप्शन आर्बिट्रेशन था, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, इसलिए आर्बिट्रेटर कोर्ट की परिभाषा में इंक्लूड नहीं होता है। तो कौन कौन होता है भाई इंक्लूड कोर्ट की परिभाषा में? जजेस हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखें इसमें तो ये आपके सेक्शन 2 में देखिए, ए से लेके आपने, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप सबने पढ़ रखा है, ये आपका जाता है एल तक, है ना, शैल प्रिज्यूम तक। अब इसको याद करने का एक तरीका है जो कि मैं शॉर्टकट बताती हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, पर वो बच्चे जिनको नहीं याद होता है ऐसे, उनके लिए थोड़ा सा शॉर्टकट मैं बनाती हूँ। ओके, ओके, तो शॉर्टकट अभी बताऊंगी, अभी इतनी जल्दी शॉर्टकट नहीं बता रही, पहले इसको समझ तो लो ना। बी है आपका कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स when one fact is declared by this adhiniyam to be conclusive proof of another, the court shall the court shall on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it.
कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब वो है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जब भी कोई भी एक तथ्य को हम प्रूव कर देंगे, ठीक, तो उस चीज को डिस्प्रूव करने के लिए अब कोई चीज अलाउ नहीं की जाएगी कोर्ट के द्वारा। जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरा चश्मा है, ठीक, और मैंने इस चश्मे के जो भी बिल थी, जो रसीद थी, वो दे दिया कोर्ट को, ठीक। तो अब ये क्या मेरा चश्मा है? कोर्ट ने ये बोल दिया है कि हाँ, ये अब ये चीज वेरीफाई हो गई है कि ये भाई इनका चश्मा है। तो अब ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का कंक्लूसिव प्रूफ हो गया कि भाई ये चश्मा किसको बिलोंग करता है? मुझे बिलोंग करता है, ठीक। कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ, ये प्रूव हो गया, बात खत्म, दैट इज द कंक्लूसिव प्रूफ। अब आते हैं डिसप्रूफ। डिसप्रूफ का मतलब है कि जब कोर्ट के समक्ष कोई मैटर चल रहा है, ठीक है, अब कोर्ट ये बिलीव करती है कि या तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है जो तथ्य ये बोल रहे हैं, या इसका नॉन एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर अगर हम ये बात रखेंगे तो वो भी इसको मानने से इनकार कर सकता है कि हाँ भाई ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो डिस्प्रूव में है इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, नंबर वन, or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it does not exist. Now, आते हैं हम अपने सब क्लॉज डी पे। डॉक्यूमेंट, वेरी इजी। व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट? अभी सबके आपको एग्जांपल मिल रहे हैं, सो डोंट वरी। डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी चीज जिससे आप अपने तथ्यों को, अपने मैटर को डिस्क्राइब कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, या किसी भी प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से, डिजिटल मीन से अपनी चीजों को व्यक्त कर सकें एक फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी इसमें आते हैं, ओके। See here it is. जैसे कि राइटिंग एक डॉक्यूमेंट है, वर्ड्स जो प्रिंट होते हैं, लिथोग्राफ होते हैं, फोटोग्राफ होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। मैप और प्लान डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन किसी मेटल प्लेट पे, वो भी डॉक्यूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो ईमेल्स हम भेजते हैं, जो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्मार्टफोन पे मैसेजेस होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, यानी यहाँ तक कि आपके जो वॉइस मेल मैसेजेस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर पे स्टोर होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस पे स्टोर होते हैं, दे ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन होपफुली नहीं होना चाहिए, बट इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने साथ अपनी बेरैक भी रखी हुई है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये अपेक्षा करती हूँ कि वो भी अपने साथ बेरैक लेके ही बैठा करें जब वो मेरे साथ बैठते हैं। नाउ कमिंग टू एविडेंस, ठीक, एविडेंस पे आते हैं गाइस। तो एविडेंस जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो, और इससे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमने पढ़ी थी, दोनों में ही दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार होता है एविडेंस का, उसको हम क्या कहते हैं? ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस। राइटिंग को माफ करिएगा क्योंकि मैं इस समय अपने नोट पेन से नहीं लिख रही हूँ बल्कि कंप्यूटर के कीपैड से लिख रही हूँ, तो ये ऐसा जा रहा है। और दूसरे प्रकार का जो एविडेंस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके, लेट मी गो फॉर स्मॉल। नाउ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको रुक के थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए गाइज, ओरल एविडेंस, जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कि ओरली बोल दिया, वो ओरल एविडेंस हो गया कुछ हद तक। लेकिन अब इसकी करेक्ट परिभाषा क्या है? वो स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स जिनको कोर्ट परमिट करती है या
कोर्ट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो तथ्य आप बोल रहे हैं वो किसी हद तक विच कैन बी हाउ टू से दैट विच कैन बी कोलैबोरेटेड एज अ गुड एविडेंस, वो आपके ओरल एविडेंस की कैटेगरी में आएगा। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहले देखो क्या है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी हम लोगों ने पढ़ा, डॉक्यूमेंट क्या क्या है, डी में पढ़ा था ना, सब क्लॉज डी में ऊपर 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में हमने क्या पढ़ा, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वो जितना कुछ डॉक्यूमेंट में आया दैट गोज इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, गॉट इट। अब बाकी कुछ भी जो आप ओरली बोल सकते हैं और उस ओरली बोली हुई चीज के लिए आप एक तथ्य प्रोड्यूस कर सके, एक फैक्ट प्रोड्यूस कर सके बाय एनी मीन्स, that is called your oral evidence. Then again I'm coming to my specs, please don't take them, I'm just giving an example. So someone asks me, yeah, if I'm stating that these are my specs, okay, I say that these are my specs now, okay, I'm saying this orally, right, these are my specs. अब मैंने बोल दिया मेरे चश्मे हैं, लेकिन कैसे पता अगले को मेरे चश्मे, मेरे पास रसीद है भाई साहब, मैंने रसीद दे दी नाउ, ओके। तो मैंने क्या किया, ओरल के साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट भी दे दिया कि भैया ये लो, अब ये एकदम पुख्ता हो गया, ये एक एविडेंस के तौर पे परफेक्ट एविडेंस माना जाएगा। सो नाउ लेट्स कम कि इसमें लिखा क्या है। सो ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली which court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry, and such statements are called oral evidence. Very easy. सारे स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स, ठीक है, जिनको कोर्ट परमिट करती है, ऑब्वियसली चीजें बिना कोर्ट के परमिट किए हुए तो वो नहीं होना है, ठीक। अब दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, या requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry। मान लो कि कोई एक आपका केस जो है वो इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर, ठीक है, अब उसमें किसी विटनेस को बुलाया, उस विटनेस ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट है या किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट है, वो क्या हो गया, ओरल एविडेंस। बहुत सही, वेरी गुड। अगर मेरे साथ आप लोगों ने बोला तो, अगर नहीं बोला तो पढ़ो, पढ़ा तो रही हूँ। अच्छा, अब आते हैं फैक्ट। ये भी आपका काफी पूछा जाता है कि फैक्ट क्या होता है, पूछ लिया जाता है। ये आपका क्वेश्चन रिटन के लिए भी अच्छा है और प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा है। फैक्ट क्या है, फैक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं तथ्य, ठीक है। अब तथ्य क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकें। सेंसेस मतलब जो हमारे ये होते हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, स्किन, पढ़ा होगा ना। अरे इसका बड़ा अच्छा एक हिंदी में भी नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो anything, any state of things, anything which is capable of being perceived by our senses is known as a fact. नंबर 1, ठीक है, हर वो चीज जिसको हम अपनी सेंसेस के द्वारा परसीव कर सकते हैं वो एक तथ्य है। नंबर 2, any mental condition of which any person is conscious is also a fact. कोई भी मेंटल कंडीशन जिसके लिए एक व्यक्ति कॉन्शियस है, उसे पता है कि ऐसा है, वो भी एक फैक्ट है। जैसे कि एक व्यक्ति ने कोई चीज देखी, क्या ये तथ्य है, बिल्कुल है। एक व्यक्ति ने कोई चीज बोली, क्या ये तथ्य है, बिल्कुल है। एक जगह पे एक चीज किसी प्रकार से रखना एक ऑर्डर में, क्या ये तथ्य है, बिल्कुल है। एक व्यक्ति का एक ओपिनियन है, एक व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा है, एक व्यक्ति फ्रॉड करता है, ठीक, या एक व्यक्ति एक समय पे कहीं भी उपस्थित था, क्या ये फैक्ट है, बिल्कुल है। नाउ कमिंग टू फैक्ट्स इन इशू। अब तथ्य क्या है ये आपने समझ लिया, ठीक है। फैक्ट क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा फैक्ट्स क्या है। फैक्ट्स इन इशू क्या हो गया, नाम से थोड़ा थोड़ा तो लग रहा होगा, राइट। से बोलते नहीं है कि यार इशू हो गया इनसे। इशू होगा कि क्या मतलब, वो दूसरा वाला इशू नहीं, ये वाला इशू, मतलब इशू हो गया मतलब मसला हो गया, नहीं बोलते अरे यार लफड़ा हो गया, मसला हो गया नॉर्मल भाषा में। और ज्यादा जाए, अरे यार इनको बहुत इशू रहता है हर इंसान से,
फैक्ट्स इन इशू, मतलब मैं समझाने की कोशिश करूँ, ये लिख के मत आना प्लीज प्रभु, एग्जाम में ये मत लिखना, ठीक है? जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बुक से पढ़ो, मतलब मैं नॉर्मल एग्जाम्पल दे रही हूँ, लिखना बुक वाले ही। हाँ, तो फैक्ट एंड इशू पे आते हैं। फैक्ट एंड इशू का मतलब है दोस्तों, it means any form from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature, extent, liability, disability, asserted, denied in any suit or proceeding necessarily follows. ठीक। अब आप सोचोगे कि यार मैम ये तो चलिए ठीक है, जो अंग्रेजी लिखी है वो आप बता ही देंगी कि क्या लिखी है, पर आपने ये जो बोला कि इनसे मसला है या इनसे जो है इशू हो गया, इससे इसका क्या लेना देना है? अच्छा, ए बी के साथ खड़ा है, ठीक है? ए ने बी से कहा कि यार तुम्हें पता है आज सी से ना लफड़ा हो गया, ठीक? ए ने बी से कहा कि यार आज सी से लफड़ा हो गया। अब बी क्या करेगा? क्यों भाई, क्या हुआ? किस बात पे तुम्हारा झगड़ा हुआ? क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं नहीं नहीं, तुमने पहले उससे कुछ कहा होगा। ये सब क्या है? फैक्ट्स इन इशू। समझे? जो समझा समझा। हाँ, वेरी गुड। तो फैक्ट्स इन इशू क्या है? फैक्ट्स इन इशू का मतलब ये है कि वो सारी चीजें, वो सारे स्टेटमेंट्स, वो सारे असर्शंस, वो सारे एग्जिस्टेंस, वो सारी नॉन एग्जिस्टेंस, वो सारा नेचर, वो सारा लाइबिलिटी डिसेबिलिटी जो हमें हमारे फैक्ट्स तक पहुंचाता है, वो होते हैं फैक्ट इन इशू। वो क्या होते हैं? फैक्ट इन इशू। जैसे कि इलस्ट्रेशन में देखिए, ए अक्यूज्ड है बी के मर्डर के लिए। ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। अब फैक्ट इन इशू क्या होंगे? कोर्ट क्या पूछेगी वहां पे, या कोर्ट क्या क्या क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे कि क्या ए ने बी की डेथ सही में कॉज की है? दूसरा, क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का? क्या कहीं ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो नहीं मिली थी बी की तरफ से? ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे फैक्ट एंड इशू हैं। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा हो। गाइज, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी लग रही हो, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड क्लास है एंड आई एम सॉरी मैं लाइव क्लास अभी नहीं ले पाई हूँ आज। येट अगेन मैंने कल से ही फिर से आई हैव कम इनटू माय पेस अगेन। तो मेरे लैपटॉप से कुछ कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। कल जो लाइव लिया था वो मैंने यूट्यूब से लाइव लिया था, अब आज मैं इनकोडर के थ्रू कोशिश कर रही हूँ, बट वो लाइव हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपकी क्लास ना मिस हो। मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं आज से आपका ये स्टार्ट करूंगी, तो मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल रही हूँ। बट मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं लाइव आ पाऊँ। उससे मुझे भी ये फायदा रहता है कि आपके जो डाउट्स होते हैं ना, वो मैं लगातार क्लियर करती रहती हूँ। सो कमिंग बैक, आज हम लोग ये कंप्लीट करके फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, और लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो वो भी आप में से जिसको आता हो कमेंट्स में बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है? Now, coming back to may presume. May presume, whenever it is provided by this adhinayam that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved, or may call proof of it. May presume और shall presume दो चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है? मे और shall दो इंग्लिश के शब्द हैं, जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी उनको वैसे भी अगर मे और shall का फर्क पता होगा दोस्तों, तो आपको आधी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी मेरे दोस्त। मे, जैसे आप जब स्कूल में थे तो ऐसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? शैल प्रिज्यूम एल पे है, क्लॉज एल, सब क्लॉज एल में, और सब क्लॉज एच में आपका मे प्रिज्यूम है। देखो, जब आप क्लास में होते थे, स्कूल जाते थे, तो क्या बोलते थे? मैम मे आई कम इन। When we say may, we are asking for the permission for the from the next person कि ठीक है, हाँ बोलेंगे तो ठीक है आ जाएंगे, और ना बोलेंगे तो नहीं आएंगे, ठीक? शैल एक अथॉरिटेटिव शब्द है। जब मैं बोलूं कि आई शैल डू इट, यानी मतलब है कि मैं करूंगी ही करूंगी। जब मैं बोलूंगी आई मे डू इट, यानी कि मैं कर भी सकती हूँ, मैं नहीं भी कर सकती हूँ। सो नाउ कम, अब मतलब समझ में आ गया ना? मे और शैल का, मे इज कैन, कैन नॉट, शैल का मतलब है विल डू इट। तो मे और शैल पे आते हैं। मे प्रिज्यूम क्या है कि इस अधिनियम के तहत
कोर्ट किसी तथ्य को प्रिज्यूम करेगा कि वो प्रूव्ड है या अगर उसके खिलाफ कुछ आ गया तो वो डिस्प्रूव्ड है, या अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो उसके लिए प्रूफ मांग लेगा। ये है मे प्रिज्यूम कि हाँ कर भी सकते हैं, किसी ने खिलाफ में बोल दिया तो नहीं भी हो सकता है, हमको जरूरत पड़ेगी हम मांग भी सकते हैं कि इसका प्रूफ दे दो। ये है मे प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम पे देखो क्या लिखा है, whenever it is directed by this adhiniyam that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। जहां पे इस अधिनियम के तहत कहीं पे लिखा है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इसका मतलब है कि वो फैक्ट प्रूव्ड माना जाएगा जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं किया जाएगा। मेरा ये चश्मा है, कोर्ट ने कहा कि ठीक है तुम्हारा, तुमने रसीद दी, तुम्हारा है, प्रूव हो गया। अब सी आके इसी चश्मे की रसीद दे रहा है, कह रहा है ये मेरा है, डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, डिस्प्रूव हो गया। तो मे प्रिज्यूम शैल प्रिज्यूम का डिफरेंस क्लियर। अब आते हैं नॉट प्रूव्ड। A fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved। एक ऐसा तथ्य जिसको ना किसी ने प्रूव किया है ना किसी ने डिस्प्रूव किया है तो वो नॉट प्रूव्ड है। वही इसका उल्टा प्रूव्ड क्या है, एक ऐसा तथ्य को प्रूव्ड हम तब मानते हैं जब कोर्ट किसी भी प्रकार से इस चीज को मानती है कि ये तथ्य एग्जिस्ट करता है, या किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के सामने ये तथ्य बोलोगे तो वो मानेगा कि ये एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा कि कोर्ट से कहा कि कल कल क्या तारीख है, कल है 8 तारीख। मैंने कोर्ट से कहा कि 8 तारीख को 8 फरवरी 2026 को संडे था, प्रूव्ड फैक्ट है। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से आप बोलोगे कि भाई साहब क्या 8 फरवरी 2026 को संडे था, वो भाई फोन होगा, फोन निकालेगा, घर पे कैलेंडर होगा, कैलेंडर देखेगा, कहेगा हाँ संडे था, प्रूव्ड है। ठीक, गॉट इट। आसमान नीला है, प्रूव्ड है ना। अब आते हैं रेलेवेंट। सब क्लॉज के बात करता है रेलेवेंट की, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स एंड रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं ये आपसे पूछा ही जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो अब आते हैं रेलेवेंट पे। अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट to another when it is connected with other in any of the ways referred to in provisions of this adhiniyam related to relevancy of fact। एक फैक्ट, एक तथ्य दूसरे तथ्य से इस प्रकार से कनेक्टेड होगा कि वो उसको प्रूफ करे या उसकी मदद करे। अभी आगे आप रेस जेस्टे पढ़ोगे तो उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा, तो वो एक दूसरे के लिए रेलिवेंट होंगे। ये आपका खत्म होता है डेफिनेशन क्लॉज। अब इसका जो क्लॉज 2 है वो कहता है कि जो तथ्य तथ्य पढ़ा पढ़ा के तथ्य ही निकल रहा है मुंह से, जो भी शब्द, जो भी आपके वर्ड्स जो डिफाइन किए गए हैं इस आपके अधिनियम में और जिनको नहीं डिफाइन किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या फिर भारतीय न्याय संहिता में, आईपीसी में या सीआरपीसी में, और यहाँ पे डिफाइंड है, उनकी वही मीनिंग होगी जो इस एक्ट में आपके डिफाइंड है। ओके, दिस कंप्लीट्स अ पार्ट 1। सो आई होप आपको पार्ट 1 यानी कि ये हमारा प्रिलिमिनरी समझ में आ गया होगा। इन केस कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी and I'll be more than happy helping you people out. Okay, just a second. हाँ, अब आते हैं, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक शॉर्ट वो बता दूंगी कि इसको कैसे याद करें। यार मेरा पेन वाला वो चल नहीं रहा है, मैं इसी से बता देती हूँ। ओके, तो इसको याद करने का एक बहुत आसान सा उपाय जो मैं जनरली करती हूँ, इसको ऐसे याद करती हूँ मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ना ना ना, ये किसी और चीज का है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई इसका नहीं है, इसका है आपका सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई, या सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई। ओके,
सी स्क्वायर क्या है? कोर्ट। एक सी है कोर्ट, एक सी है कंक्लूसिव प्रूफ, डी क्या है? डिस्प्रूव्ड और डॉक्यूमेंट, डी स्क्वायर है ना, और ई क्या है? एविडेंस। ठीक, ये हो गया आपके 5, ये याद हो गया। अब बचे हुए कैसे याद करोगे? ई तक आ गए। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा एफ स्क्वायर। सब लाइन से चल रहा है, देखो सी डी ई एफ, ठीक है। एफ स्क्वायर पहला है आपका फैक्ट और दूसरा है आपका फैक्ट्स एंड इशू, ठीक है। सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई, फिर एफ स्क्वायर मे प्रिज्यूम नॉट बी प्रूव्ड, रेलेवेंट शैल प्रिज्यूम। इतना मतलब ये एंड का मुझे पता है थोड़ा हम लोग का वाला होगा, बट मैंने ऐसे ही इसको याद किया था तब भी और अब भी। ओके, तो बहुत इजी हो जाता है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कैसे इसको याद किया है। सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई, एफ स्क्वायर मे प्रिज्यूम नॉट प्रूव्ड, रेलेवेंट शैल प्रिज्यूम। मतलब 7 यार ऐसे निकल गए तुम्हारे स्क्वायर में, बाकी तो याद ही हो सकते हैं। ओके, तो ये एक ऐसे मैंने आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक टाइप की बताने की कोशिश की है। अगर पसंद आई तो बिल्कुल आप लोग लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Like said, I will be more than happy to help you people out with anything and everything that you people need. Now, having said that, thank you everybody for watching. Keep on sharing, subscribing, and do press the bell icon. Also, आज का क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि what is, my god, can't even write properly with this. Okay, what is Panchnama? What is Panchnama? So those who know, तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में इसमें लिखे कि पंचनामा क्या होता है। नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगी या अगर मैंने शॉर्ट वीडियो डाला, देन आई विल बी कवरिंग व्हाट इज पंचनामा। ये हमारे पुराने चावलों के लिए है, यानी कि हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, उन्हें पता होगा पंचनामा क्या है। तो लिखिए और बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी थी। थैंक यू सो मच गाइज। अच्छा, एक चीज़ और जाने से पहले कि ये मैंने ना आपका पार्ट, ये जो प्रिलिमिनरी पार्ट है वो आज खत्म किया है, बट रोज की ये स्पीड नहीं होगी, यानी कि स्पीड मतलब रोज इतने कम सेक्शंस हम कवर नहीं करेंगे। तो कल हम कोशिश करेंगे कम से कम 10 से 20 सेक्शंस एक बार में कवर करें। इफ यू आर इन इट फॉर दिस, जस्ट लेट मी नो। थैंक यू so much everybody, and keep on laughing, loving, living, and also sharing this video. Thank you, bye bye, good night, have a nice time ahead.